नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने किया सहकारिता मंत्रालय का गठन, अमित शाह बने पहले सहकारिता मंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट किफायती और गंधहीन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधान परिषद का गठन करने संबंधी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित। अभी 6 राज्यों में है द्विसदनीय व्यवस्था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने किया डीबी जेनवोक तैयार। डीबी जेनवोक मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी एक डेटाबेस है। प्रोफेसर कौशिक बसु जर्मनी के हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित। मलेशिया में व्हाइट फ्लैग अभियान। लोग कोविड-19 के कारण आए संकट में सहायता पाने के लिए अपने घरों पर सफेद झंडा लगा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने किया हरित धारा का विकास। एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट से मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% तक की कमी आने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस्तांबुल अभी समय से तुर्की ने खुद को किया बाहर। केंद्रीय सरकार ने एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अमित शाह को इसका पहला मंत्री बनाया गया है। इससे पहले देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के कारोबार में सुगमता हेतु प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। अमित शाह को इसका मंत्री बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सहकारी समिति होती क्या है? सहकारी अर्थात साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। इसके सभी सदस्य अपने अपने संसाधनों को एकत्र कर उनका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वे आपस में बांट लेते हैं। सहकारी समिति में सदस्य अपने उत्पाद की आपूर्ति स्वयं करते हैं, इसलिए इन समितियों के व्यवसाय में मध्यस्थों को मिलने वाले लाभ का कोई स्थान नहीं रहता। सारा लाभ समिति के सदस्यों को मिलता है। अमूल्य डेयरी का विकास सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए संविधान के भाग 9B में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन द्वारा मूलाधिकार के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में भारत के सभी नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया है और संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और लंबित मामलों की नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। इस याचिका में कानून के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। बताते चले कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया था। इस तरह ये एक सांविधिक आयोग है, न कि संवैधानिक आयोग, अर्थात इसका गठन संविधान के तहत नहीं हुआ बल्कि एक कानून के तहत हुआ है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री तथा सदस्य के रूप में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं। आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। आयोग का प्रमुख कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना और उसका निराकरण करना है। आयोग स्वतः संज्ञान लेकर भी किसी मामले की जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय आयोग के पास किसी भी संबंधित व्यक्ति को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों की मांग करने आदि के संबंध में एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। न्याय विभाग
जन सेवा केंद्रों के माध्यम से टेली लॉ कार्यक्रम के तहत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में सफल रहा है। टेली लॉ कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के माध्यम से सभी के लिए न्याय को सुलभ बनाने के लिए मुकदमेबाजी शुरू होने से पहले के चरण में ही समाधान करता है। इस कार्यक्रम के तहत गरीबों, वंचितों, कमजोर तथा दूर दराज रहने वाले समूहों और समुदायों को समय पर और मूल्यवान कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए आधुनिक संचार तकनीकी का उपयोग कर वकीलों के साथ जोड़ा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर पर लोग टेली लॉ नामक पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्राप्त लोगों के लिए यह सेवा निःशुल्क है। अन्य सभी से इस सेवा के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। हाल ही में पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और वन अधिकार अधिनियम 2006 के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। वन अधिकार अधिनियम का आधिकारिक नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 है। बताते चलें कि जनजातीय मामलों के विभाग वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस कानून के तहत आदिवासियों या वनवासियों को उस जमीन का पट्टा देने की बात कही गई है जिस पर वो खेती कर रहे हैं या लगभग 3 पीढ़ियों या 75 साल से रह रहे हैं। यह पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक दिया जा सकता है। स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसका मतलब है कि कोई नई भूमि नहीं प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के तहत वनवासी समुदाय को लघु वन उपज, चारागाह और आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक दिया गया है। साथ ही वन्य सुरक्षा को देखते हुए अवैध निकासी या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार होगा। वनवासी समुदायों को वन प्रबंधन का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अधिकार का दावा किए जाने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। 13 दिसंबर 2005 से पहले मूल रूप से वन अथवा वन भूमि का निवासी होना चाहिए और आजीविका हेतु वास्तविक रूप से वन अथवा वन भूमि पर निर्भर होना चाहिए। इस कानून के तहत संसाधनों पर किसी व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। इस संबंध में ग्राम सभा सिफारिश करती है। इसके पश्चात इस प्रस्ताव की तालुका स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर जांच की जाती है और प्रदत्त अधिकारों को अनुमोदित किया जाता है। वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित अपीलों पर सुनवाई करने के लिए स्क्रीनिंग समिति होती है जिसमें वन, राजस्व और आदिवासी कल्याण विभाग के 3 सरकारी अधिकारी और उस स्तर पर स्थानीय निकाय के 3 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में पारित वन अधिकार अधिनियम पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, लेकिन वन अधिकार अधिनियम के लागू हुए काफी समय बीत जाने के बावजूद अब भी वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मलेशिया में निम्न आय वाले कुछ परिवारों ने एक अभियान में भाग लेने के रूप में अपने घरों पर सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए हैं। ये लोग कोविड-19 के कारण आए संकट में सहायता पाने के लिए अपने घरों पर सफेद झंडा लगा रहे हैं। इस आंदोलन में जिन परिवारों के पास खाद्य सामग्री की कमी होती है या उन्हें किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उन्हें इसका संकेत देने के लिए सफेद झंडा लहराने या अपने घरों के बाहर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सफेद झंडे को देखकर पड़ोसी और भले आदमी उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं। अलायंस इंश्योरेंस की साझेदारी में महिलाओं की पर्सनल केयर ब्रांड क्लोविया ने स्तन कैंसर की महिला रोगियों के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी विमेंस कैंसर शील्ड लॉन्च की है। क्लोविया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक बीमा पहुंचाने का काम करेगा, जबकि अलायंस इंश्योरेंस स्तन कैंसर बीमा पॉलिसी की सुविधा प्रदान करेगा। अलायंस इंश्योरेंस क्लोविया की वेबसाइट से एक निश्चित मूल्य की खरीद पर 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिला ग्राहकों को 25,000 रुपए का बीमा पॉलिसी कवर प्रदान करेगी। पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष है, जिसमें पॉलिसी का उपयोग करने के लिए 90 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला चीन पहला देश है। इससे पहले WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को वर्ष 1981, सिंगापुर को 1982 और ब्रुनेई
दारुसलाम को 1987 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अभी तक 40 देशों और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया है। अल सल्वाडोर 2021, अल्जीरिया 2019 को अभी जल्द ही मलेरिया मुक्त प्रमाणन मिला है। चीन के मलेरिया मुक्त होने के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, चीन अपने देशवासियों को बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करता है। इसमें मलेरिया के निदान और उपचार के लिए सेवाएं शामिल हैं। दूसरा, चीन ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रभावी बहुक्षेत्रीय सहयोग वाले दृष्टिकोण को अपनाया है। वस्तुतः वर्ष 2010 में चीन के 13 संबंधित मंत्रालयों ने देश भर में मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, अनुसंधान और विज्ञान विकास आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रालय शामिल हैं। तीसरा, चीन ने 1-3-7 रणनीति को अपनाया, यानी कि 1-3-7 रणनीति को अपनाया। इस रणनीति के तहत 1 मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने के लिए 1 दिन की समय सीमा को दर्शाता है। 3 का मतलब तीसरे दिन के अंत तक स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की पुष्टि करने और इसके प्रसार संबंधी जोखिम को निर्धारित करना आवश्यक होता है। और 7 का मतलब 7 दिनों के भीतर बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करने से संबंधित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। निपुण कार्यक्रम का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कि निपुण अर्थात बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में निपुणता हेतु राष्ट्रीय पहल से है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रेड 3 की शिक्षा समाप्त करने से पहले देश का हर बच्चा वर्ष 2026-27 तक बेसिक साक्षरता और संख्या गणना कौशल प्राप्त कर ले। यह कार्यक्रम 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। निपुण भारत पहल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल अभिसमय से तुर्की ने खुद को बाहर कर लिया है। इस्तांबुल अभिसमय महिलाओं के खिलाफ हिंसा यथा घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग, सम्मान आधारित हिंसा, बलात् विवाह आदि को रोकने के लिए यूरोपियन काउंसिल की एक मानवाधिकार संधि है। यह संधि बाध्यकारी है। इस अभिसमय को 2011 में यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। इस्तांबुल अभिसमय को महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा इससे निपटने हेतु यूरोपीय परिषद समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की सरकार ने इस अभिसमय से निकलने का कारण बताया है कि ये अभिसमय पारंपरिक पारिवारिक संरचना को नुकसान पहुंचाता है। इससे तलाक को बढ़ावा मिलता है और समाज में LGBTQ के स्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरित धारा नामक एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित किया है। इस एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट से मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% तक की कमी आने की संभावना है। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है। इसे टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। टैनिन कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिकों वाले उष्ण कटिबंधीय पौधों को रूमेड से प्रोटोजोआ को हटाने के लिए जाना जाता है। जिन मवेशियों में रूमेड अर्थात प्रथम आमाशय पाया जाता है वे मीथेन का उत्पादन करते हैं। रूमेड मवेशियों के पेट में पाए जाने वाले 4 कोष्ठों में से पहला कोष्ठ या पहला आमाशय होता है, जहां मवेशी द्वारा खाए गए पदार्थ सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च, शर्करा आदि का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इनका उपयोग रूमेड में मौजूद रोगाणुओं अर्थात आर्किया द्वारा मीथेन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हरित धारा मीथेन निर्माण के लिए जिम्मेदार इन्हीं प्रोटोजोआ रोगाणुओं को नष्ट करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक परियोजना शुरू की है। एक सॉफ्टवेयर या एक प्रक्रिया के ओपन सोर्स होने का अर्थ है उससे कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को दूसरों के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे एंड्रॉयड ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा कुछ संशोधनों के साथ उपयोग किया जाता है। वहीं एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड सोर्स है। इसका इस्तेमाल केवल एप्पल करती है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC परियोजना भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। यदि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लागू किया जाता है तो छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स में सहायता मिलेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने तथा
आजीविका एवं ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के लिए सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान परियोजना शुरू किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडावा गांव में की गई है। इसके तहत असम से लाई गई बांस की विशेष प्रजातियों बंबूसा टुल्डा और बंबूसा पॉलीमोर्फा के पौधों को शुष्क भूमि में लगाया गया है। केवीआईसी ने 5000 पौधे लगाकर एक दिन में एक ही स्थान पर सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना के लिए बांस को चुनने का कारण बांस का तेजी से बढ़ना है। बांस में तेजी से वृद्धि के कारण इसे प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में काटा जा सकता है। इसे जल संरक्षण तथा भूमि की सतह से वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जो शुष्क एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। कैरेबियन देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसी की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। जोवेनल मोइसे ने 7 फरवरी 2017 को हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस हमले में हैती में अस्थिरता पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है, जो पहले से ही गैंगवॉर, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। इस ऐप को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में अलग अलग प्रजाति के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल मिलेंगे। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी जानकारी देंगे। इस ऐप का उपयोग देश भर में मत्स्य हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नवीनतम जानकारी का प्रसार करने तथा व्यापार में आसानी प्रदान करने की सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद यात्रा के लिए मांग में तेजी देखने को मिल रही है। इस घटना को व्यक्त करने के लिए रिवेंज टूरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। रिवेंज टूरिज्म शब्द 1980 के दशक की चीनी अवधारणा रिवेंज स्पेंडिंग से उत्पन्न हुआ है। 1980 के दशक में चीन में कई प्रतिबंधों को हटाया गया था। इसके बाद लोगों में खर्च करने की विस्फोटक प्रवृत्ति देखी गई। इसे ही रिवेंज स्पेंडिंग का नाम दिया गया था। रिवेंज स्पेंडिंग की तर्ज पर टूरिज्म की विस्फोटक मांग को व्यक्त करने के लिए रिवेंज टूरिज्म का उपयोग किया जा रहा है। कश्मीर घाटी से मिश्री किस्म की स्वादिष्ट चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात किया गया है। मिश्री किस्म की यह चेरी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में देश की वाणिज्यिक किस्मों की चेरी के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन होता है। यहाँ चेरी की 4 किस्मों डबल, मखमली, मिश्री और इटली का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। पुणे स्थित एपिडा अर्थात राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की है। इससे विदेशों में, विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में चेरी के ब्रांड सृजन में मदद मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। स्वदेशी रूप से विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया गया। कोविन प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को कार्यान्वित करने के लिए भारत में अग्रणी आईटी विशेषज्ञों द्वारा विकसित दुनिया में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर ऐप है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको से संबद्ध है, जो कि किक बॉक्सिंग खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने पिछले महीने ही अपनी बैठक में वाको को खेल के ओलंपिक का पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान सदस्य बनाने की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है। वाको 30 नवंबर 2018 से आईओसी का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है, जिसे टोक्यो में आईओसी सत्र के दौरान पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की जाएगी। जीआई प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से कीनिया और श्रीलंका को निर्यात की गई। जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच जिले शामिल हैं। गेहूं की इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है।
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा मानव तस्करी रोकथाम देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 के मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्तावित विधेयक में उस प्रावधान को समाप्त करने का प्रावधान है जिसके तहत किसी व्यक्ति को मानव तस्करी के पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना आवश्यक होता है। इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के साथ साथ पीड़ितों के रूप में ट्रांसजेंडर या तस्करी के शिकार किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत भारी जुर्माना और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव या व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध है और मानव व्यापार को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 प्रमुख कानून है। अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप मानव तस्करी के प्रति भेद्यता में वृद्धि हुई है और इससे मौजूदा तस्करी रोधी प्रयासों में बाधा आई है। अमेरिका ने 14 अन्य देशों के साथ पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जहां सरकार समर्थित सशस्त्र गुटों द्वारा बाल सैनिकों की भर्ती की जाती है या इनका विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और कड़े प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता है। पाकिस्तान के साथ इस सूची में शामिल अन्य देश तुर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन है। इस सूची में शामिल होने वाले देशों को कुछ सुरक्षा सहायताओं और सैन्य उपकरणों के वाणिज्यिक लाइसेंस दिए जाने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। खादी प्राकृतिक पेंट को 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। यह पेंट पर्यावरण अनुकूल और विष रहित है जो फफूंद रोधी, जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। यह पेंट सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम तथा अन्य भारी धातुओं से मुक्त है। मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट किफायती और गंधहीन है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों यानी डिस्टेम्पर पेंट तथा प्लास्टिक इम्युलेशन पेंट में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद का गठन करने संबंधी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया है। एक बार पहले भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। संसद में लोकसभा की तरह राज्य में विधानसभा निचला सदन होता है, वहीं विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है और ये एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और एक सदन के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अभी 6 राज्यों में यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या इसकी समाप्ति कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु ये सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा द्वारा 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका या अन्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा 1/12 सदस्यों को ऐसे राज्य के स्नातकों द्वारा चुना जाता है जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक किया हो, तो 1/12 सदस्यों को 3 वर्षों से अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों द्वारा तथा बचे हुए 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कल्याणी, पश्चिम बंगाल में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी एक डेटाबेस डीबी जेनवोक तैयार किया है। डीबी जेनवोक ब्राउज करने योग्य एक ऑनलाइन डेटाबेस है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने इस डेटाबेस को सार्वजनिक तौर पर मुफ्त उपलब्ध करवाया है। मुंह का कैंसर भारत में पाया जाने वाला कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है जो मुख्य रूप से तंबाकू चबाने के कारण होता है। तंबाकू चबाने से ओरल कैविटी में कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। उल्लेखनीय है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। यह बायोमेडिकल जीनोमिक्स में अनुसंधान, प्रशिक्षण, ट्रांसलेशन एवं सेवा और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित संस्थान है। भारतीय अर्थशास्त्री और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जर्मनी स्थित
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसी व्यक्ति के संपूर्ण करियर में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और अनुसंधान सहयोग के अवसर प्रदान करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय में एक विवाहित समलैंगिक जोड़े द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें से एक भारत का प्रवासी नागरिक OCI कार्ड धारक है और उसका साथी एक अमेरिकी नागरिक है। यह अमेरिकी नागरिक OCI दर्जा हासिल करने हेतु आवेदन कर रहा है, किंतु भारत का प्रवासी नागरिक दर्जे के लिए किसी भारतीय से विवाहित होना या भारतीय मूल का होना जरूरी है। लेकिन भारत में समान लिंगी दो व्यक्तियों के बीच विवाह प्रतिष्ठापन किसी भी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में न तो मान्यता प्राप्त है और न ही स्वीकार की जाती है। याचिका में कहा गया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, भले ही व्यक्ति का लिंग लैंगिक कुछ भी हो। इसमें कहा गया कि भारत में प्रभावी कानून, नियमों और नीतियों के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 विषम लैंगिक या समलैंगिक पति पत्नी के बीच अंतर नहीं करता है, इसलिए भारत के प्रवासी नागरिक OCI से विवाहित व्यक्ति जिसकी शादी पंजीकृत है और विवाह को 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है को OCI कार्ड हासिल करने हेतु जीवन साथी के रूप में आवेदन करने के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क को मात्र समलैंगिक विवाह या गैर विषम लैंगिक विवाह करने के आधार पर उनके लिए OCI कार्ड के लिए आवेदन करने वाले OCI के जीवन साथी को अपात्र घोषित करने से रोकने को निर्देश देने की मांग की गई है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत जिस समलैंगिक विवाह को मान्य नहीं किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, इसलिए समलैंगिक विवाह को भी पंजीकृत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसी ही प्रार्थना विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संदर्भ में भी की गई है। तो आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।